दिस इज़ कविता और आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा भेजना डैश कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर में जो डाटा भेजना, ठीक है, भेजने की बात हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए कहता है आउटपुट बोलेंगे, ऑप्शन बी कहता है प्रोसेसिंग बोलेंगे, ऑप्शन सी कहता है इनपुट बोलेंगे और ऑप्शन डी कहता है कि स्टोरेज बोलेंगे उसको। तो कंप्यूटर में डाटा भेजना जो है वो क्या कहलाएगा? वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब भी हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं तो इनपुट मेमोरी के अंदर जो है वो जाके स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। डैश यूनिट का प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कौन सी यूनिट का यूज़ किया जाता है? फर्स्ट है हमारा प्रिंटिंग का, सेकंड है आउटपुट का, थर्ड है सॉलिड स्टेट का और फोर्थ जो है वो कहता है इनपुट का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? इनपुट। यानी इनपुट यूनिट का प्रयोग जो है कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? सर्वाधिक जरूरी अवयव है किसके लिए? कार्य करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इनपुट यूनिट, सेकंड है आउटपुट यूनिट, थर्ड है स्टोरेज सिस्टम और फोर्थ है मॉनिटर। तो सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कंप्यूटर में? यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनपुट यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को करने के लिए जब सबसे ज़्यादा जरूरी है वो क्या है? इनपुट यूनिट को माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? ठीक है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग जो डिवाइस है उनको साथ मिलकर वो क्या क्या जो निरूपित करते हैं? ठीक है, उनका कार्य जो है वो किस सिस्टम को रेडी करते हैं? तो मोबाइल डिवाइस को, सर्किट बोर्ड को, कंप्यूटर सिस्टम को या फिर फोर्थ जो है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं। सीपीयू के कौन-कौन से भाग होते हैं कंप्यूटर में? तो यहाँ कहता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। सी कहता है कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और प्राइमरी स्टोरेज होता है। ठीक है, और डी कहता है कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज, सिर्फ ये दो ही होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा रहेगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्राइमरी स्टोरेज। तो जो कंप्यूटर के जो है सीपीयू के जो भाग हैं वो ये तीन कहलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, जब इनपुट का क्या किया जाता है? आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसमें जो है पेरिफेरल्स द्वारा जो है उसका रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, ठीक है, पेरिफेरल्स के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है, रैम के द्वारा किया जाता है, मेमोरी के द्वारा किया जाता है। इनपुट का किसमें? आउटपुट में। ठीक है, चलिए इनपुट का आउटपुट में जो है रूपांतरण। तो यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीपीयू के द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में सीपीयू का कौन सा कार्य है? ठीक है, सीपीयू का कार्य कौन सा है? फर्स्ट है हमारा डिलीट करना, सेकंड कहता है प्रोसेसिंग करना, करप्ट करना, किसी चीज को एडिट करना। सीपीयू का काम क्या होता है? तो सीपीयू का जो है काम क्या रहता है? सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करना। ठीक है, प्रोसेसिंग करना सीपीयू का कार्य रहता है। एक क्वेश्चन कहता है डैश जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग करता है। डाटा प्रोसेसिंग कौन सा करता है जिसको ब्रेन कहते हैं किसका? कंप्यूटर का। तो मदरबोर्ड होता है, मेमोरी होता है, रैम होता है या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसके अंदर? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, जिसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी माना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कंप्यूटर की कौन सी यूनिट जो है मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के माध्यम मध्य संचार में सहायता करते हैं? अब कंप्यूटर की कौन सी यूनिट है? ठीक है, क्या करती है? जो मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में सहायता करती है, दोनों के मध्य में संचार में सहायता करती है। उसको, उस यूनिट को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एसएमयू, सीसीयू, यूपीएस, सीपीयू। तो उस यूनिट को क्या कहेंगे? उस यूनिट को कहेंगे हम सीपीयू। क्या बोलेंगे इसको? सीपीयू यूनिट बोलेंगे, जो यूनिट मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में जो है संचार में सहायता करती है, सीपीयू करता है वो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट तथा और एक डैश शामिल होता है। कंट्रोल यूनिट तो होता ही है और साथ में कौन सी चीज़ जो है वो शामिल होती है किसमें? प्रोसेसर की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के साथ साथ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी शामिल होती है किसमें? प्रोसेसर के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, एएलयू, एएलयू के मुख्य फंक्शन क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे एएलयू का जिक्र हो रहा है। एएलयू के मुख्य फंक्शन क्या है? तो मुख्य फंक्शन जो है एएलयू के होते हैं, ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, भविष्य में प्रयोग करने के लिए डाटा तथा सूचनाओं को स्टोर करना, कंप्यूटर आउटपुट कंट्रोल करना या फिर मॉनिटर तथा सभी कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग इसके अंदर आ जाते हैं। एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको, कंप्यूटर प्रोसेसिंग इसमें आ जाते हैं। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा? हमारा ऑप्शन ए है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना। ठीक है, एएलयू के मुख्य फंक्शन जो है वो क्या रहते हैं? अर्थमेटिक और लॉजिकल जो है ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए प्रयोग होता है? अब कंप्यूटर का कौन सा भाग है भाई जो कैलकुलेटिंग के लिए तैयार होता है? ठीक है, कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ALU कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट या फिर मॉडल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ALU जो है वो कैलकुलेटिंग के लिए और कंपेयरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ALU को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कौन सी यूनिट इटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक और बिट वाइज, ठीक है, ऑपरेशन को करती है? कौन सी यूनिट है जो इटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक और बिट वाइज ऑपरेशन को करती है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ALU जो यूनिट होती है वो क्या काम करती है? इटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक और बिट वाइज का जो है ऑपरेशन को करती है, ठीक है, बिट वाइज, अर्थमेटिक और इटीज बाइनरी को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करती है? ठीक है, CPU को डाटा जो प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा तेज मार्ग जो है कौन प्रदान करती है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मदरबोर्ड, रजिस्टर सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, यानी रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर जो है वो CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तेज जो है मार्ग प्रदान करता है, रजिस्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। किसको कोऑर्डिनेट करता है? सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे 4। उसको मदरबोर्ड बोलेंगे, उसको जो है कोऑर्डिनेशन बोर्ड बोलेंगे, कंट्रोल यूनिट बोलेंगे या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलेंगे। तो कंप्यूटर जो है CPU का कौन सा वो भाग है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है सी, कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है इन सभी चीजों को, गतिविधियों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है। ठीक है, नहीं पे जोड़ दिया गया है। निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों की व्याख्या करना, निर्देशों को प्रोसेस में लाना या ऑपरेशन को निर्देशित करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, निर्देशों की व्याख्या करना। ये जो काम है वो कंट्रोल यूनिट का नहीं है। बाकी निर्देशों को पढ़ता है, ये प्रोसेस में भी लाता है, ऑपरेशन को भी निर्देशित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है? निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन के का निर्देशन करती है? महत्वपूर्ण क्या है? सर्किटरी है, तो पूछा गया है। तो में क्या एक जो है कंप्यूटर का सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कौन सी वो चीज़ है जो कि महत्वपूर्ण क्या है? सर्किटरी है। तो यहाँ पे मेमोरी है, एड्रेस बस है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, कौन सी ऐसी जो है वो जो महत्वपूर्ण सर्किटरी है? तो यहाँ पे 17 का आंसर रहेगा कंट्रोल यूनिट। क्या रहेगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करती है? कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है, कंट्रोल यूनिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? डैश डाटा और निर्देशों को संग्रहित करती है डैश। अब यहाँ पे कौन सी चीज जो है डाटा को और निर्देशों को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने का काम करती है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसके अंदर? सभी डाटा को और निर्देशों को इकट्ठा कौन करती है? वो करता है मेमोरी यूनिट का काम है। इसका ये काम है वो मेमोरी यूनिट का काम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? ठीक है, सिस्टम यूनिट के जो मेन सर्किट जो बोर्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं या फिर रैम कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है 19, उसका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मेन जो सर्किट बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अभी हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, वो तो सारे के सारे जो है वो सिंपल क्वेश्चन थे हमारे। अभी हार्डवेयर से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। डैश डिवाइस का उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। कौन से डिवाइस का जो है वो निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है प्रिंटिंग आउटपुट, सॉलिड स्टेट या फिर इनपुट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन है हमारा इनपुट। इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्या कह रहा है? कंप्यूटर सिस्टम की डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर किया जाता है। इसको टेक्स्ट को भी और न्यूमेरिकल डाटा को एंटर किया जाता है। कौन से सिस्टम की मदद से? कीबोर्ड से करते हैं हम, स्कैनर से करते हैं, प्रिंटर से करते हैं या प्लॉटर से करते हैं? तो हमारे इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, कीबोर्ड की मदद से हम टेक्स्ट को भी और न्यूमेरिकल डाटा को एंटर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर्स लैपटॉप का कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। किसको? कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के कीबोर्ड किस नाम से जो है लोकप्रिय है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन 1 है QWERTY, ठीक है, क्वालिटी बोल सकते हैं, या ऑप्शन बी है QOLTY, क्वालिटी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है ALTER, अल्टर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी कहता है UCLIF, ठीक है, यूक्लिफ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप के कीबोर्ड को क्या बोलते हैं? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ठीक है, क्वालिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटी। क्वालिटी बोलते हैं QWERTY, कीबोर्ड को जो है उसका लोकप्रिय नाम है क्वालिटी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी जो है कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? ठीक है, क्वालिटी जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी कुंजियां हैं, जो सबसे ज्यादा क्या है पॉपुलर है क्वालिटी? तो इसके अंदर जो है
ऑप्शन ए कहता है 108 है, बी कहता है 105 है, सी कहता है 104 है, डी कहता है 106 है। तो क्वेश्चन जो है हम आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी 104 जो है कुंजियां होती हैं क्वाड्रेटिक कीबोर्ड के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर का जो माउस है वो किस प्रकार की जो है डिवाइस है। तो वो उसको स्टोरेज में काउंट करेंगे, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या फिर इनपुट आउटपुट दोनों ही डिवाइस है। तो हमारा जो है क्वेश्चन आंसर जो क्या रहेगा, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस बोला गया है उसको। माउस कैसी डिवाइस है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस के रूप में इसको यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, माउस का आविष्कार किसने किया। ठीक है, ये माउस का जो है आविष्कार किसने किया। IBM ने किया है, ओरेकल ने किया है, डगलस एंजल बर्ट ने किया है, सन माइक्रो सिस्टम ने किया है, किसने किया है माउस का आविष्कार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, किसने किया है, डगलस एंजल बर्ट ने जो है वो माउस का आविष्कार किया है, डगलस एंजल बर्ट ने किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, एक मिनट भाई, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को डैश कहते हैं। ठीक है, किसको, ब्लिंकिंग पॉइंट को डैश कहते हैं। टेक्स्ट में जो आपकी पोजीशन को दर्शाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लिंकर बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, कोजर बोलते हैं, या फिर पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको। तो 26 का हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, उसको बोला जाता है कर्सर, जो कि आपकी पोजीशन को दिखाता है ना। कर्सर होता है ना, यहाँ से जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो कर्सर आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम रुकते हैं वहाँ दोबारा फिर कर्सर आ जाता है। तो कर्सर जो है वो क्या काम करता है, टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमारी पोजीशन को दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, इसमें इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। ठीक है, पॉइंट करना, पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस कौन सी है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, या CD रोम है। कौन सी जो है वो पॉइंटिंग या फिर ड्रॉप डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है वो है माउस। ठीक है, माउस को जो है हम पॉइंटिंग भी और ड्रॉप डिवाइस के रूप में जानते हैं माउस को। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए होता है। ठीक है, जॉयस्टिक का जो है प्राथमिक तौर पर प्रयोग जो है डैश के लिए होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है स्क्रीन पर ध्वनि नियंत्रण के लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, टेक्स्ट एंटर के लिए, टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, या फिर पिक्चर बनाने के लिए। तो जॉयस्टिक जो होती है, जॉयस्टिक उसका जो है प्राथमिक तौर पर किस लिए जो उसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर होता है बी, कंप्यूटर गेमिंग के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। PDA नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ क्या है। PDA नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का क्या अर्थ है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पर्सनलाइज्ड डिजिटल एसोसिएट, पर्सनलाइज्ड डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्लांट डिजिटल एसोसिएट। तो हम इसको क्या बोलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, PDA का बोलेंगे, PDA को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोला जाता है। PDA को हैंड हेल्डर कंप्यूटर का जो है इसमें अर्थ बताया गया है। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 तो डिवाइस ऐसी है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस है, कौन सी जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब यहाँ माउस है, ट्रैकबॉल है, बारकोड रीडर है, टच स्क्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि बारकोड रीडर जो है वो क्या नहीं है, एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बाकी माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोला गया है, ट्रैक बॉल को पॉइंटिंग डिवाइस बोला गया है, टच स्क्रीन को भी पॉइंटिंग डिवाइस बोला गया है, लेकिन बारकोड रीडर जो है वो क्या नहीं है, वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। ठीक है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है। ए कहता है मूल्य, बी कहता है OCR, सी कहता है स्कैनर, और डी कहता है बारकोड। तो कहता है अधिकांश जो प्रोडक्ट्स हैं पर उसके ऊपर बने हुए प्रिंटेड जो लाइनें हैं, ठीक है, उसके पैटर्न को हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं, OCR कहते हैं, स्कैनर कहते हैं, या फिर बारकोड कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, यानी बारकोड उसको बोला जाता है। जो भी लाइनें वगैरह बनी होती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं बारकोड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है। ठीक है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। क्या है ये, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कि पेपर पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है। ठीक है, उसको जो है क्या कहते हैं, उसको OMR कहते हैं, पंच कार्ड रीडर कहते हैं, ऑप्टिकल स्कैनर कहते हैं, या फिर मैग्नेटिक टेप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर रहेगा हमारा, क्या बोलेंगे उसको, पेंसिल के अंकों की व्याख्या जो करता है उसको हम बोलते हैं OMR। क्या बोलते हैं उसको, OMR कहते हैं, जो कि पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ये, क्या है ये, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो कि पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है, OMR। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। ठीक है, तो कहते हैं किस इनपुट डिवाइस, अब यहाँ पे इसने बोला है कि डिवाइस कैसा है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और किससे जो है हम क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार को प्रयोगात्मक परीक्षा की
उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है, जिससे उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है OMR है, ऑप्शन बी कहता है OCR है, ऑप्शन सी कहता है MICR है, या ऑप्शन डी कहता है बारकोड है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन ए। तो उसको बोला जाता है OMR। ठीक है, OMR होता है जो क्या करता है, उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है जिसके द्वारा। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे हम उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कहता है कि OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की डैश को पहचानता है। ठीक है, OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की किस चीज को पहचानता है OCR, तो OCR साइज को पहचानता है, शेप को पहचानता है, कलर को पहचानता है, या यूज्ड लिंक को पहचानता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, शेप रहेगा। OCR जो है वो क्या करता है भाई, शेप को पहचानता है। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर की क्या पहचानता है, शेप को पहचानता है, किसकी मदद से, प्रकाश स्रोत की सहायता से। ठीक है, शेप को पहचानता है OCR। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्या कहता है, MICR में सी निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, MICR जो है हमारा, इसमें जो सी है वो किसके लिए होता है, सी को कॉड कहेंगे, कलर कहेंगे, कैरेक्टर कहेंगे, या फिर कंप्यूटर कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। सी का मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, MICR में सी का मतलब क्या है, कैरेक्टर होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैंक होते हैं, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए, ठीक है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो विधि क्या है, वो तरीका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास OCR, MCR, MICR या फिर OMR। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 36 का वो रहेगा ऑप्शन सी। उसको हम बोलते हैं MICR। MICR का बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें जो है केवल इनपुट डिवाइस है, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है उसके अंदर डिवाइस। तो यहाँ कौन सी पंक्ति है जिसमें सिर्फ तीनों के तीनों जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो फर्स्ट कहता है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, क्या ये तीनों इनपुट है। माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 37 का वो रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो कहता है कि माउस भी, कीबोर्ड भी और स्कैनर भी, ये तीनों के तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस में काउंट होता है। ठीक है, प्रिंटर जो है वो किस में काउंट होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस में काउंट होता है। और हमारा जो प्लॉटर है वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस के रूप में काउंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे कंटेंट या प्रिंटेड कंटेंट को पढ़कर डिजिटल इमेज बनाने में किया जाता है। देखो ठीक है, किस चीज़ का यूज़ जो है हम क्या करते हैं, कंटेंट या प्रिंटेड कंटेंट को पढ़कर डिजिटल इमेज जो है बनाने में काम किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रिंटर बोलते हैं उसको, लेजर बीम बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं, या फिर टच पैड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है उसको हम बोलते हैं स्कैनर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कंटेंट या प्रिंटेड कंटेंट को पढ़ते हैं, पढ़कर उसको क्या करते हैं, उसकी डिजिटल इमेज को बनाने का ये काम करता है। कौन करता है, स्कैनर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन 39 कहता है, यह इमेज, ठीक है, इमेज का मतलब यहाँ कहते हैं ड्राइंग या फिर फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है। ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करता है जिससे उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है। कौन सी चीज़ है जो ड्राइंग या फिर फोटो को कैप्चर कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मोडम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं, या फिर कीबोर्ड बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 39 का वो क्या रहेगा, वो रहेगा सी। यानी स्कैनर जो है वो क्या करता है, ड्राइंग या फोटो को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और कंप्यूटर में फिर क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन 40 क्या कहता है, आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वॉइस को जो है डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है बारकोड रीडर का, ऑप्शन बी कहता है माइक्रोफोन का, ऑप्शन सी कहता है वेबकैम का, ऑप्शन डी कहता है स्कैनर का। तो क्वेश्चन 40 का जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है यानी कि माइक्रोफोन का जो है हम क्या करते हैं, यूज करते हैं आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए। किसका यूज किया जाता है, माइक्रोफोन का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्या कह रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है वो वेबकैम का यूज होता है, MICR का होता है, स्कैनर का होता है, या फिर माउस का यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, उसमें हम वेबकैम का यूज करते हैं। ठीक है, एक जाल सा बन जाता है जिसके अंदर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो वेबकैम का इसके अंदर हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं क्या करने के लिए। आउटपुट डिवाइस का यूज किस लिए होता है, डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए, डाटा मॉडिफाई करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा को दोहराने के लिए, किस चीज के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन ए, डाटा देखने और प्रिंट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर को पूछा गया, कंप्यूटर के मॉनिटर को, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग है, इनपुट है, या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर जो है क्या है, कैसा डिवाइस है,
मॉनिटर जो है वो कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मॉनिटर की रिफ्रेश रेट डैश में मापी जाती है। ठीक है, मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, या फिर मेगा हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में, या फिर गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट है उसको हम किस में मापते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हर्ट्ज में उसको मापा जाता है। मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 कहता है कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ठीक है ना, एक इमेज है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, एरे बोलते हैं, या फिर रेजोल्यूशन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सबसे छोटी इकाई जो होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको हम पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन 46 कहता है इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जो भाग है वो अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं होता। ठीक है, मॉनिटर नहीं होता, स्कैनर नहीं होता, रैम नहीं होता, या फिर माउस नहीं होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? 46 का स्कैनर जो है वो क्या नहीं है, ज्यादा अनिवार्य भाग नहीं है किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन 47 कहता है स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब स्थायी आउटपुट को, ठीक है ना, एक जो स्टेबल रहती है हमारी आउटपुट, उसको प्राप्त करने के लिए डैश का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंटर का, लाइट पेन का, स्कैनर का, या फिर कीबोर्ड का। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा 47 का ए। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसमें? ए। यानी कि प्रिंटर जो है स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंटर का जो है सर्वाधिक उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई जो है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कहता है डॉट प्रति इंच को, डिजिटल प्रति यूनिट को, डॉट्स पिक्सल इंक को, ठीक है, या फिर डॉट प्रति इंक को। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डॉट प्रति इंच को जो है वो क्या दिखाता है? डीपीआई। डीपीआई किसको दर्शाता है? डॉट प्रति इंच को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, अब इसके अंदर जो है सारी की सारी इनपुट डिवाइस का यूज किया बताया गया है यहाँ पे, लेकिन कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या है? आउटपुट है। तो ऑप्शन ए कहता है माउस है, ऑप्शन बी कहता है वेबकैम है, ऑप्शन सी कहता है स्कैनर है, ऑप्शन डी कहता है प्लॉटर है। तो हमें पता है कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। प्लॉटर को जो है हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, वेबकैम या स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस के रूप में काम आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है भाई? किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर इमेज के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर इमेज के रूप में परिवर्तित करने के लिए तो किस आउटपुट डिवाइस का हम यूज करते हैं? तो वो टच पैनल है, कार्ड पंच है, माउस है, या फिर प्लॉटर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वो रहेगा प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर का एक आउटपुट डिवाइस तो है ही, इसका जो यूज हम क्या करते हैं? कंप्यूटर से पेपर पर इमेज बनाने के लिए करते हैं। किसी पेपर पर इमेज बनाने के लिए प्लॉटर का हम यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा 51। 51 क्या कहता है? 51 कहता है स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, स्पीकर को किससे जोड़ने के लिए? सीपीयू से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे है फर्स्ट हमारा साउंड ड्राइवर, साउंड कनेक्टर, साउंड कार्ड का, या स्पीकर पोर्ट का हम यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा 51 का क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन सी। साउंड कार्ड का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए हम साउंड कार्ड का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 क्या कहता है निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट कौन सा है? एक होता है स्थायी आउटपुट और एक होता है अस्थायी आउटपुट। तो यहाँ पे है प्रोजेक्टर को बोला गया है, प्रिंटर को, स्कैनर को, या फिर वीडियो कैमरा को। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा 52 का? वो है ऑप्शन ए। प्रोजेक्टर जो होता है उसको अस्थायी आउटपुट के रूप में हम यूज करते हैं। बाकी प्रिंटर, स्कैनर, वीडियो कैमरा ये क्या है? स्थायी जो है आउटपुट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 क्या कहता है? 53 कहता है इंटरनल मेमोरी की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, इंटरनल जो हमारी मेमोरी होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कहता है सीमित क्षमता, ऑप्शन बी कहता है अस्थायी स्टोरेज होना, ऑप्शन सी कहता है फास्ट एक्सेस और हाई कॉस्ट होना, या फिर सारी की सारी इसके अंदर जो है ये करेक्ट है। तो हमारा 53 का जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी। यानी कि सारी की सारी इसके अंदर मेमोरी की विशेषता है। इंटरनल मेमोरी जो होती है वो उसके अंदर क्या है? सीमित क्षमता होती है ना, कि जितना जो है हम जीबी का डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं सिर्फ उतना ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं। अस्थायी स्टोरेज होती है, ठीक है ना, वो स्टोरेज ये नहीं कि स्थायी है, उसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। फास्ट एक्सेस होता है उसमें और हाई कॉस्ट होता है उसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 क्वेश्चन कहता है जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है, ठीक है, जब प्रोसेसर जो है वो किसका यूज करता है? सीपीयू का प्रयोग करता है, तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? कहाँ रख देता है? फिर ये मेन मेमोरी में होता है, ठीक है, सीपीयू में, या फिर सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, या फिर प्रोग्राम मेमोरी में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो है करेक्ट आंसर क्या रहता है? वो रहता है मेन मेमोरी जो होती है उसके अंदर जो है प्रोग्राम रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्या कहता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग कौन सा है? इसको सीपीयू बोलेंगे, रैम बोलेंगे, रोम बोलेंगे, या फिर बी और सी दोनों बोलेंगे। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसका भाग क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी रैम और रोम दोनों के दोनों जो है मेन मेमोरी का इसके अंदर भाग है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को
डैश भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। उसको हम प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, उसको हम आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को ये सारी चीजें बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं उसको, कैसे मेमोरी बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं या फिर वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। तो रैम जो है वो किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है हमारा करेक्ट वो रहेगा वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो उसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि वह क्या है? वह, एक मिनट, वह वहाँ स्थायी रूप से स्टोर्ड है। ठीक है, वहाँ स्थायी रूप से वो स्टोर्ड है, स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर्ड है। या जब बिजली बंद की जाएगी तो वो स्टोर की जाती है, या फिर हम इसको कहेंगे सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। तो क्वेश्चन कहता है कि रैम में जो स्टोर की गई जो सूचना है वो वॉलेटाइल तो है, लेकिन वो क्या होती है? क्या वो स्थायी रहती है या फिर अस्थायी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी, स्थायी रूप से नहीं होती, केवल अस्थायी रूप से होती है। ठीक है, स्टोर होती है किसके अंदर? रैम के अंदर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ठीक है, तीन इसमें लाइनें हैं जो कि सही है उसके बारे में, और फोर्थ लाइन जो है इसमें क्या है? वो गलत है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, हार्ड डिस्क के बराबर इसको रैम को माना गया है। रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रैम एक प्राथमिक मेमोरी है। तो आई थिंक तीनों बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। तो ऑप्शन जो है हमारा 59 का वो क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन, कौन सा सही है इसमें? रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, ये बात गलत है। ठीक है, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान नहीं होती, वो अस्थायी है, वो वोलेटाइल मेमोरी है, वो प्राथमिक मेमोरी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? ठीक है, अब यहाँ पे वो इनपुट डिवाइस का है, कंट्रोल यूनिट का है, आउटपुट डिवाइस का है या फिर सीपीयू का है। प्राइमरी मेमोरी यूनिट जो है वो किसका जो है हिस्सा है? तो वो हिस्सा है ऑप्शन डी, सीपीयू का हिस्सा है प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। अगर तुरंत उसको क्या चाहिए? उसको सूचना चाहिए, तो उसको कहाँ उसको स्टोर करना चाहिए? तो उसको जो है सीपीयू में कहाँ स्टोर करना चाहिए? उसको सीपीयू में स्टोर करना चाहिए, रैम में स्टोर करना चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना चाहिए या फिर सीडी में स्टोर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उसको रैम में स्टोर करना चाहिए। अगर उसको क्या चाहिए? उसको तुरंत जो है अपनी कोई भी सूचना चाहिए तो उसको रैम में जो है वो क्या करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कौन सी मेमोरी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी को, वोलेटाइल मेमोरी को, हार्ड डिस्क मेमोरी को, रीड ओनली मेमोरी को। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है वोलेटाइल मेमोरी को जो है हम क्या करते हैं? टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है ना, मेमोरी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है ना ये, तो इसके रूप में जो है वो यूज किया जाता है वोलेटाइल मेमोरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, ठीक है ना, कुछ में तो डाटा सारा खत्म हो जाता है, जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल कहते हैं, सीक्वेंशियल स्टोरेज कहते हैं या फिर डायरेक्ट स्टोरेज कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा? वो रहेगा बी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी उसको बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी जो है अस्थायी जो स्टोरेज होता है उसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अगर लाइट चली जाए तो भी डाटा जो है वो स्टोर रहता है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 कहता है रीड ओनली मेमोरी जो होती है, ठीक है ना, जिसको हम रोम कहते हैं, कि कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में सिर्फ रीड ओनली जो मेमोरी होती है, कौन सी विशेषता उसको क्या बनाती है? उपयोगी बनाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो है वो कहता है रोम में डाटा को कोई भी खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें ही रहता है, रोम में रहता है। ठीक है, और सी ऑप्शन कहता है रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है, विशाल सस्ता स्टोरेज डाटा जो है वो उपलब्ध कराता है। और जो है ऑप्शन डी हम देखेंगे, ऑप्शन डी कहता है रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर्स में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। ठीक है, रोम जो है वो क्या की जा सकती है? आसानी से उसको चिपों की ब्रांड में आसानी से उसको अदला बदली की जा सकती है। तो 64 का जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन 64 का रहेगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन बी। तो सबसे जो अच्छी विशेषता जो उसकी क्या है, जो उसको उपयोगी बनाती है वो ये है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता। ठीक है, बिजली ना होने पर भी उसे जो है वो वहीं पर ही रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? रोम रीड ओनली मेमोरी है ना, रोम रीड ओनली मेमोरी है, में डाटा सिर्फ जो है वो पढ़ा जाता है, नॉन वोलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है, या फिर ए और बी दोनों होते हैं। तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन डी,
ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ उसको पढ़ा जाता है, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल भी होता है। रोम के अंदर जो डाटा है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, स्थायी रहता है और सिर्फ उसको पढ़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। जब आप पहले कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है, ठीक है। कहाँ पहले से तैयार होता है, ठीक है, तो यहाँ कहते हैं जब आप क्या करते हो, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे आपने बटन को दबाया, तब सीपीयू में जो संग्रहित निर्देश होते हैं, ठीक है, उसको प्रयोग में लाने के लिए वो पहले से तैयार होता है। किसमें, रैम में, फ्लैश मेमोरी में, रोम में या फिर सीडी रोम में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा रोम। रोम के अंदर वो रेडी होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारी नॉन वोलेटाइल जो है वो मेमोरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, जब बिजली बंद हो जाती है तो निम्न में मेमोरी के कंटेंट्स गुम या नष्ट नहीं होंगे, ठीक है। बिजली बंद हो जाएगी तो किसमें होता है ऐसा कि बंद होने के बाद जो है सारा का सारा हमारा जो है वो स्टोर रहता है, डाटा खराब नहीं होता। तो ऑप्शन ए कहता है रोम है, ऑप्शन बी कहता है ईपी रोम है, ऑप्शन सी कहता है ईईपी रोम है, या ऑप्शन डी कहता है ये सभी, मतलब रोम की हो सकते हैं ये सारे के सारे हिस्से हैं। तो 67 कहता है कि ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है, यानी कि ये रोम की ही पार्ट है, ईईपी रोम, ईपीआर रोम और रोम, ठीक है। तो ये जब ये होता है कि बिजली बंद हो जाती है तो इन सभी के अंदर जो है रोम में जो है जो जितना भी कंटेंट्स होता है वो सारा का सारा स्टोर रहता है, गुम नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कैश मेमोरी डैश के माध्यम मध्य स्थित होती है, ठीक है, कैशे मेमोरी, सॉरी, कैशे मेमोरी जो है वो किसके मध्य में स्थित होती है, तो यहाँ पे है सीपीयू और रैम के बीच में होती है, रैम और रोम के बीच में होती है, सीपीयू और हार्ड डिस्क में होती है, या फिर सभी में होती है कैशे मेमोरी। तो 68 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए क्या रहेगा, सीपीयू और रैम के बीच में जो है वो क्या होती है, हमारी कैशे मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है, सीपीयू और रैम के बीच में कैशे मेमोरी हमारी स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, एक मेमोरी कैसी है, बिल्कुल छोटे आकार की है, जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है, खूब तेज अच्छा उच्च गति का जो डाटा है वो एक्सेस करती है, लेकिन उसका जो आकार है वो कैसे, बिल्कुल छोटा है। और वो कैसी मेमोरी है, वो वोलेटाइल मेमोरी है ना, एक नॉन वोलेटाइल होती है, एक वोलेटाइल होती है, तो ये वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी कहता है कैशे, ऑप्शन सी कहता है रोम, ऑप्शन डी क्या कहता है एएलयू। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, उसको बोलते हैं हम कैशे, ठीक है, कैशे उसको बोलते हैं जो क्या करती है, जो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और छोटे आकार की होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैशे, ठीक है, जो किस किस के बीच में जो है स्थित होती है, जो सीपीयू और रैम के बीच में जो है वो स्थित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलते हैं, पढ़ते हैं हमारा 70। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है, कैसी होती है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी वो धीमी होती है, एक ही जैसी होती है दोनों मेमोरी, या फिर उससे तेज होती है, या फिर बहुत ज्यादा तेज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो क्या रहेगा कि प्राइमरी मेमोरी की तुलना में जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कैसी होती है, वो धीमी होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 क्या कहता है, सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा, ठीक है, आपका डाटा जो है वो क्या होगा, यथावत होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा जब आप सेव करके कंप्यूटर को बंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसको रैम बोलेंगे, मदरबोर्ड बोलेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे, या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 71 का जो आंसर है हमारा क्या रहेगा, वो रहता है ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऐसा होता है जिसमें क्या करते हैं, सेव कर देते हैं और फिर कंप्यूटर को बंद करते हैं। सेव करने के बाद जो हमारा डाटा बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है वो किसके अंदर आता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कहता है इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, लगातार विद्युत की जो आवश्यकता है इसको नहीं होती है। बी कहता है यह मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग जो है ये नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी कहता है यह चार मुख्य प्रकार की डिवाइसों से मिलकर बनी है, ठीक है, चार मुख्य जो है इसकी डिवाइसों से मिलकर बनी है। और डी ऑप्शन कहता है यह बाद में प्राप्त किए गए डाटा को सेव नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारा 72 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए कहता है कि इसे सतत विद्युत की आवश्यकता, लगातार विद्युत की आवश्यकता इसको नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 72 का करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो उसको लगातार, क्योंकि उसमें हम डाटा को सेव कर देते हैं, बिना लाइट के भी हम अपना डाटा खोल के उसमें देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को डैश स्टोरेज माना जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है उसको कैसे स्टोरेज मानते हैं, उसको हम फ्लैश बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोलते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं, नॉन परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहता है, वो रहता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है, जिसको जो है वो जो स्थिर रहती है ना, जो डाटा जो है उसको सही रखती है, सही रखती है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो सीधा संपर्क उसका किससे होता है, हार्ड ड्राइव से होता है, डिस्क ड्राइव से होता है, मॉडेम से होता है, या फिर यूएसबी पोर्ट से होता है। तो कंप्यूटर का जो सीधा जो संपर्क है वो किससे होता है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 74 जो है वो उसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो है हार्ड ड्राइव से। कंप्यूटर का सीधा जो लिंक किससे होता है, हार्ड ड्राइव से होता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए
डैश का उपयोग किया जाता है। अब हार्ड ड्राइव को किसमें स्टोर किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोलेटाइल डाटा का, नॉन वोलेटाइल डाटा का, स्थायी डाटा का या अस्थायी डाटा का। ठीक है, तो बात वही कहती है, वोलेटाइल में भी जिसको अस्थायी बोलते हैं और नॉन वोलेटाइल होता है स्थायी। तो किसका जो है हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो है सही जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा, वो है स्थायी डाटा का यूज किया जाता है हार्ड ड्राइव में स्टोर करने के लिए। ठीक है, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए स्थायी डाटा का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 क्या कहता है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जिससे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता, प्रयोग करने वाला बदल या मिटा नहीं सकता, उसको हम क्या कहेंगे, उस कंटेंट को क्या कहेंगे, केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन, उसको हम क्या बोलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 76 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, केवल जिसको हम रीड करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में ऐसा कंटेंट, ठीक है, जिसको हम ना तो बदल सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, केवल रीड जो है उसके अंदर वो जाके सेव होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। स्टोरेज मीडिया जैसी जैसे सीडी की सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है रेड लाइट के लेजर, मैग्नेटिक डॉट के प्रयोग से जो है लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, या फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के उपयोग से, या फिर सभी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 का जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, रेड लाइट के लेजर से जो है क्या किया जाता है, स्टोरेज मीडिया की जो सूचनाओं को वो उसको लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है रेड लाइट लेजर की वजह, ठीक है, की सहायता से। चलिए नेक्स्ट हमारा 78 देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। 78 क्वेश्चन में CDRW का पूरा रूप है। ठीक है, CDRW का पूरा रूप है, तो ऑप्शन ए है, क्या है उसका पूरा रूप, CDRW को क्या बोलेंगे, कम्पैक्ट ड्रम रीड राइट बोलेंगे, कम्पैक्ट डिस्किट रीड राइट बोलेंगे, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट बोलेंगे, या कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल बोलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, उसको बोलेंगे कम्पैक्ट डिस्क, RW का मतलब है री राइटेबल। ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल उसको बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 क्वेश्चन कहता है डीवीडी किस चीज का उदाहरण है, उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल डिस्क बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डिस्क बोलेंगे डीवीडी को। ठीक है, डीवीडी को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डिस्क। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। ब्लू रे डिस्क जो है, ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, प्ले स्टेशन 3 में किया जाता है, गेमिंग में किया जाता है, इंस्टॉलेशन में किया जाता है, अपडेटिंग में किया जाता है। तो ब्लू रे डिस्क का प्रयोग जो है वो हम किस में करते हैं, ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, प्ले स्टेशन 3 में हम इसका यूज करते हैं, किसका, ब्लू रे डिस्क का जो है प्रयोग हम प्ले स्टेशन 3 में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। एक बिट से क्या अभिप्राय है। ठीक है, एक बिट से जो है वो क्या अभिप्राय है, संग्रहण का एक ही प्रकार है, 1 किलोबाइट के बराबर होती है, 1 मेगाबाइट के बराबर होती है, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई है। तो 81 का जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, रहेगा ऑप्शन डी, ये डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई है, एक बिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 82 की तरफ। अब यहाँ कहता है कि 4 बिट्स जो है, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक अन्य नाम है। 4 बिट्स हो जाती हैं उसको क्या बोला जाता है ना, उसको निबल बोलते हैं, उसको बाइट बोलते हैं, किलो बाइट बोलते हैं, या मेगा बाइट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, उसको बोलते हैं हम निबल। ठीक है, 4 बिट्स जब आ जाती हैं तो उसको बोला जाता है निबल। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। अब ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 83 क्वेश्चन में क्या कहता है, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ठीक है ना, किससे जो है हम कंप्यूटर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, एप्लीकेशन से, यूटिलिटी से, नेटवर्क से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो किससे जो है हम कंप्यूटर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, वो कौन सा प्रोग्राम है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा करेक्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कंप्यूटर के का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 84 क्या कह रहा है, डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी जब फाइलें होती हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जहाँ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता, भाई आराम से भी जो है लोड वगैरह हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बैच प्रोसेसिंग कहते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं, फाइल प्रोसेसिंग कहते हैं, या फिर डाटा प्रोसेसिंग उसको हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा करेक्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, वो है ऑप्शन ए, उसको हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग जो बड़ी बड़ी फाइलों को क्या करता है, डाउनलोड करता है, बड़ी बड़ी फाइलों का जिसके अंदर हम प्रयोग कर सकते हैं, बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, अनेक प्रोसेसर्स द्वारा की जाने वाली 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग डैश कहलाती है। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की लगातार जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं, जिसको अलग अलग जो प्रोसेसर हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, मल्टी टास्किंग बोलते हैं, टाइम शेयरिंग बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, टास्किंग, प्रोसेसिंग, या फिर टाइम शेयरिंग क्या बोला जाता है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे जो प्रोग्रामों को, 2 या 2 से ज्यादा प्रोग्रामों को लगातार जो प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है,
एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? एक समय में एक साथ और एक से ज्यादा कार्य को संपन्न करने वाले जो कंप्यूटर की तकनीक होती है उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी यूजर कहेंगे, मल्टी टास्किंग कहेंगे, मल्टी फंक्शनल कहेंगे, मल्टी पर्पज कहेंगे। तो क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 86 का जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी। उसको बोलेंगे मल्टी टास्किंग। जो एक समय में बहुत सारे टास्क कर दे उसको क्या कहेंगे? हम मल्टी टास्किंग बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 क्या कहता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है, ठीक है। उसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को कई सीपीयूज के बीच विभाजित कर सकता है, बहुत सी प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सारी की सारी बातें ये करेक्ट हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है कि सभी के सभी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है? वो कई सीपीयूज के बीच में जो काम को क्या कर सकता है? बांट सकता है, साथ साथ जो है वो क्या करता है? बहुत सारे प्रोग्रामों को चला सकता है, बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर पर एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है इसके अंदर वो सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 88 क्वेश्चन है, ठीक है। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग, ए और बी दोनों, या फिर रियल टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? उसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग। ठीक है, कि बहुत से कार्य जो है कंप्यूटर में एक साथ जो करते हुए दिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 क्या कहता है? टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है किसके अंदर? छोटे कार्यों को करने के लिए, बड़े कार्यों को करने के लिए, आसान व छोटे कार्यों को करने के लिए, सभी कार्यों को करने के लिए, यानी मतलब ऊपर वाले सभी के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, आसान व छोटे कार्यों को, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कार्य हम स्टार्ट कर सकते हैं। आसान और छोटे कार्यों को करने के लिए टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 कहता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से, ठीक है, एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से बहुत सारे जो उपयोगकर्ता है कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज की मदद से जो, या फिर MS डॉस की मदद से, या फिर टाइम शेयरिंग की मदद से, या ये सभी की मदद से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 का जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, टाइम शेयरिंग की मदद से जो है एक साथ, ठीक है, कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं टाइम शेयरिंग की मदद से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 क्या कहता है? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाली इंटरैक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, किस किस के बीच में? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले जो भी इंटरकनेक्शन होता है उसको ऑपरेट कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन ए है यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी कहता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सी कहता है प्लेटफॉर्म, डी कहता है स्क्रीन सेवर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। यूजर इंटरफेस जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है किसके बीच का? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरकनेक्शंस को, ठीक है, इंटरेक्शन जो होता है उनका, उनको कंट्रोल करता है यूजर और ऑपरेटिंग के यूजर इंटरफेस। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कहता है क्वेश्चन? GUI का पूर्ण रूप है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी कहता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी कहता है ग्रेट यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी जो है वो क्या कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, तो GUI का जो है पूर्ण रूप क्या है? हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। ठीक है, 93 देखिए क्या कहता है? आजकल अधिकतर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक इंटरफेस युक्त करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एक इंटरफेस जो यूज करते हैं, अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, आइकन यूजर इंटरफेस, या फिर बटन यूजर इंटरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसको बोला जाता है। जो क्या काम करता है? GUI क्या काम करता है? अधिकतर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है एक इंटरफेस से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। GUI के बारे में फिर से क्वेश्चन आया है, ग्राफिकल यूजिंग इंटरफेस। अब GUI का जो है प्रयोग गैस के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है, किसके बीच में? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में, मानव और मशीन के बीच में, ठीक है, या फिर जो है सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में, ठीक है, या फिर ये सभी के सभी। तो 94 जो हमारा क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वो रहेगा बी ऑप्शन, मानव और मशीन के बीच में। ठीक है ना, ग्राफिकल जो है इंटरफेस का यूज जो कहाँ होता है? मानव और मशीन के बीच में जो है वो क्या करता है? वो एक जो है लिंक का काम करता है मानव और मशीन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95। जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है उसको क्या कहते हैं? शब्दों को भी और अक्षरों को भी कमांड के रूप में स्वीकार करता है उसको क्या कहते हैं? उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं, या फिर बी और सी दोनों की दोनों उसको बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन बी,
उसको हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, जो दो शब्दों और अक्षरों को कमांड करता है, ठीक है, उसकी कमांड्स के रूप में उसको स्वीकार करता है शब्दों और अक्षरों को, तो कमांड लाइन इंटरफेस उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, डैश न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, क्या ना हो तो कंप्लाइलर या फिर लोडर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। क्या ना हो तो कंप्यूटर जो है वो क्या नहीं करता? बूट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन 96 का ऑप्शन जो है कौन सा? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता, कंप्यूटर आगे प्रोसेस नहीं करेगा अगर क्या ना हो उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन 97 कहता है कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टार्ट करना और क्या करना, उसको रीस्टार्ट करना, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारा स्टार्टअप कहेंगे, सेटिंग अप कहेंगे, इनिशियलाइजिंग कहेंगे या फिर बूटिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उसको स्टार्ट भी करना और रीस्टार्ट करना, स्टार्ट और रीस्टार्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, बूट करना या बूटिंग करना उसको बोलते हैं स्टार्ट और रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। डैश तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। ठीक है, ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है तो उसको जो है वो डैश तब होती है। क्या होती है उसके अंदर? बूटिंग होती है, फ्लैशिंग होती है, ट्रैकिंग होती है या फिर टैपिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बूटिंग होती है। उसके अंदर स्टार्ट रीस्टार्ट वाला होता है ना प्रक्रिया, तो उसके अंदर बूटिंग होती है उस टाइम जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटिंग इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटिंग जो है वो किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा? बंद करेंगे तब रैम प्रक्रिया को, डिस्क ड्राइव प्रक्रिया को, मेमोरी प्रक्रिया को या पावर ऑन सेफ टेस्ट को। किसको जो है वो बूट जो है वो बूटिंग जो प्रोसेस होती है वो किसको जो है वो आपको दिखाती है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को, सॉरी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को दिखाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ और आज की इस वीडियो में हम 100 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगा कि हाँ कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके लिए काफी अच्छे यूजफुल रहेंगे ये, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतर ये वीडियो रहेगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और करते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 100। 100 क्वेश्चन क्या कहता है? यूनिक्स की विशेषता क्या है? ठीक है, यूनिक्स की विशेषता क्या है? एक साथ अनेक कार्य करना, एक साथ अनेक लोग जो कार्य कर सकते हैं इसमें, काफी सुरक्षित है ये या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 100 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वो सारे के सारे जो ऑप्शन इसके अंदर रहेंगे क्या रहेगा इसमें कि एक साथ अनेक कार्य जो है वो कर सकते हैं, एक साथ अनेक लोग कार्य इसमें अनेक कार्य कर सकते हैं, अनेक लोग इसके अंदर कार्य कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा सुरक्षित है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो यानी इसी के पार्ट 2 के लिए। थैंक यू।